नमस्कार, मैं राजकमल देशपांडे। राजमंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गणेश जी का आगमन हो चुका है। गणपति बाप्पा महाराष्ट्र पर आने वाले सब विघ्न दूर करे, ये मनोकामना करते हुए आज शुरू करते हैं राजमंत्र को। और हमारे साथ है विश्वविख्यात ज्योतिषी पंडित राजकुमार शर्मा। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी महाराष्ट्र में गणेश जी का आगमन हो चुका है और आने वाले दिनों में किन किन चीज़ों में राहत मिलेगी आम आदमी को, ऐसे लगता है आपको? देखिए, आपने जब शुरू किया कि महाराष्ट्र के ऊपर गणपति की अपरंपार कृपा हो, हाँ। राष्ट्र के ऊपर और महाराष्ट्र के ऊपर, दोनों के ऊपर, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं। राष्ट्र के ऊपर और महाराष्ट्र के ऊपर गणपति की अनुकंपा कृपा बसी रहे। और वो जो वक्रतुंड हैं वो उमा सुतप यानी पार्वती के पुत्र हैं, जो वो हमारे सब शोक विनाश कर देते हैं। उनके आने मात्र से ही मंगलमय शुरू हो जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि जब भी गणपति बप्पा का आगमन होता है तो ऐसे लगने लग जाता है कि जैसे त्यौहार शुरू हो गया है, त्योहारों का आरंभ हो गया है। बल्कि गणपति के बाद इमीडिएटली श्राद्ध आते हैं, उसके बाद नवरात्रे आते हैं। मगर आपने देखा होगा कि गुरुवार के दिन गणेश जयंती, गणेश चतुर्थी को हमने गणपति बप्पा को, अपने लाडके गणपति बप्पा को अपने अपने घर में और अपने अपने मंडलों में सजा कर रखा। हाँ। हम एक बच्चे की तरह उनको लाते हैं और जब जाते हैं तो उसी तरह हम भी शोक प्रकट करते हैं जैसे हमारे घर से कोई मेहमान जाता है। इसलिए ये इन 10 दिनों में बहुत सी गणपति की कृपा हमारे पूरे विश्व के ऊपर और राष्ट्र के और महाराष्ट्र के ऊपर बनी रहे, ताकि हमारे देश में उग्रवाद का समाप्ति हो जाए, हमारा अर्थशास्त्र हरियाली की तरफ जाता हुआ दिखाई दे और हर तरह हर व्यक्ति आगे जीवन में सुखी हो, किसान आत्महत्या ना करें, महंगाई के ऊपर कमी हो। मगर आज यहाँ पर तुला राशि में चंद्रमा भ्रमण कर रहा है और वक्री हो रहा है बुध के वक्री होने से कुछ शकुन और कुछ अशकुन भी होते हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। मगर फिलहाल तो गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आपको जानकर हैरानगी होगी राजकमल जी कि गणपति अनादिकाल से हैं। इतिहास में, विश्व में सतयुग से लेकर अब तक कलयुग तक गणपति की आराधना इवन उनके पिता भगवान शंकर ने की है। यानी उन्हीं के स्वरूप को माँ पार्वती ने, क्योंकि गणपति का माहौल बना हुआ है इसलिए हमको गणपति के ऊपर बात करनी जरूरी है। उन्हीं की आराधना करते हुए गणपति बप्पा को नहाने से पहले अपनी मैल और मद और मिट्टी से बनाकर उन्होंने अपना प्रहारी खड़ा कर दिया था। तो ये सब भोलेनाथ की ही माया थी। और उस दिन से, पर्टिकुलर दिन से भगवान शंकर ने गणपति जी को ये वरदान दिया है कि जो भी काम आप शुभ काम करेंगे उस सबसे पहले गणपति की आराधना करनी पड़ेगी। हाँ। जैसे मुस्लिम भाई हमारे बिस्मिल्लाह बोलते हैं तो हम श्री गणेश करते हैं, ऐसा बोलते हैं। हाँ। तो इसलिए श्री गणेश हो चुका है गणपति जी का, और हम सबके जीवन में भी श्री गणेश हो, हम सबके ऊपर गणपति बप्पा का आशीर्वाद बना रहे। और ये 10 दिनों में आप अपने घर के लिए, राष्ट्र के लिए और हर व्यक्ति के आरोग्य के लिए, विशेषतर आप अपनी अपनी राशि के प्रति जो भी आपके ग्रह हैं उनकी प्रार्थना पूजा अर्चना करें। और गणपति जो है वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो भोलेनाथ के पुत्र हैं। और भोलेनाथ खुद इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि भस्मासुर को आशीर्वाद दे देते हैं और वही भस्मासुर उनके सिर पे हाथ रख के उनको मारने का प्रयत्न करता है। इसलिए उनके पुत्र गणपति जो हैं वो बहुत ही भोले हैं। एक बार आपने उनके सामने नतमस्तक होकर मनोकामना के लिए प्रार्थना कर दी तो वो तो मनोकामना सिद्धि पूर्ण करने के लिए ही हैं। उनकी दोनों पत्नियों का ही नाम रिद्धि सिद्धि है। इसलिए गणपति को एक बार फिर प्रणाम करते हुए राजमंत्र में आगे बढ़ते हैं। हाँ पंडित जी, अब बिहार इलेक्शन में MIM के बाद शिवसेना जो है उन्होंने भी जो इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। क्या लगता है आपको इन दोनों पक्षों को कितनी सफलता मिलेगी? देखिए, बहुत सबसे पहले तो उद्धव ठाकरे और शिवसेना को मैं उनका अभिनंदन करता हूं इस साहस के लिए कि उन्होंने पहला कदम
महाराष्ट्र से बाहर निकलकर उठाया। हाँ। और आपको याद होगा कि हमारे कुछ कार्यक्रमों में हमने कहा था, आदित्य ठाकरे और जब उद्धव ठाकरे की कुंडली का हमने अध्ययन किया था, उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के ऊपर हमने जब एक कार्यक्रम किया था, तभी कहा था कि शिवसेना जो है एक राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरेगी। और उसका सबसे पहला कदम उन्होंने यहां उठाया है। हाँ। देखिए, हाँ, मुझे याद है आपका प्रेडिक्शन। हाँ, उन्होंने सबसे पहला कदम यहां पर उठा दिया और इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। डेफिनेटली बाला साहब ठाकरे जो हैं, उनकी आत्मा को आज बहुत ही संतुष्टि मिलती होगी, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं महाराष्ट्र में तो भगवा फड़के ही फड़के, केंद्र में भी एक दिन भगवा फड़के, और उसकी शुरुआत उद्धव जी ने की है, इसलिए मैं उनको बधाई का पात्र मानता हूं। दूसरी बात, बिहार में MIM, शिवसेना, LJP, RJD, BJP, JDU, ऐसे 7 से 8 पार्टियां हैं। उनमें कुछ लोग दुखी होकर अपक्ष भी भरेंगे, इंडिपेंडेंट भी खड़े होंगे। हाँ। तो माहौल इस तरह का बना हुआ है कि कोई भी पोल बहुत जल्दी प्रेडिक्ट करने का प्रयत्न ना करे, क्योंकि इसमें उनको असफलता मिल सकती है। आपने बात करी शिवसेना की, डेफिनेटली शिवसेना की शुरुआत और शिवसेना का हम बोलते ना कि बोनी हो जानी चाहिए। किसी चीज़ की शुरुआत होती है कि चलो भाई बोनी हो जानी चाहिए, तो डेफिनेटली शिवसेना को 1 या 2 सीट मिलने के पूरे आसार हैं। शिवसेना अपनी प्रेजेंस, क्योंकि आई हैव बीन टू बिहार में शिवसेना की बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती है। कहीं ना कहीं बिहार में उनको 1 या 2 सफलता मिलती हुई दिखाई देती हैं। अब आपने MIM की बात करी। हाँ। MIM कैन बी ए स्पॉइलिंग बॉय। ओके। MIM कैन बी ए स्पॉइलिंग बॉय, क्योंकि JDU, RJD, उनके साथ में मुलायम जो है SP वाले, वो बाहर चले गए। वो 41 सीट्स के ऊपर अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं रामविलास पासवान जो हैं, वो भी बीजेपी से इतने प्रसन्न नहीं है अंदर से। एक बात और बता देता हूं आपको। इसलिए ये जो द्वंद्व युद्ध वहां पे चालू हुआ है, उसका रिजल्ट हम 20 अक्टूबर के बाद अच्छी तरह से बता सकते हैं। बट शिवसेना और MIM, इनको डेफिनेटली 2-2, 3-3 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि 17% मुस्लिम वोट हैं बिहार में। हाँ। पटना का और रांची का और मुजफ्फरपुर का एक ऐसा इलाका है, क्योंकि मैं वहाँ गया हूँ। ग्रह दशा तो डेफिनेटली MIM के साथ में और शिवसेना के साथ में है, इसीलिए वहाँ गए वो। इनको दोनों को 2-2, 3-3 सीट मिलने के आसार हैं। मगर आज भी ये बात बहुत कम लोगों को पच रही है, आज भी मैं वहाँ पर, अगर 20 तारीख के बाद हो सकता है कुछ अदलाव बदलाव आ जाए, ग्रह दशा तो आज भी नीतीश कुमार के साथ में है। नेक टू नेक फिनिश में आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी के पोल सब तरह से फेल हो चुके थे। मीडिया हो या फिर किसी भी तरह की वेबसाइट हो, चुनाव में इतनी सीट्स आप पार्टी लेकर जाएगी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब तो नेक टू नेक है। बाकी अन्य चैनलों के ऊपर हमने कुछ संभावित नतीजे देखे। नेक टू नेक में नीतीश कुमार और बीजेपी फंसी हुई हैं। कहीं ना कहीं 160 देते हैं बीजेपी को एक आध कोई, पर हो सकता है वो गलत साबित हो और आगे आने वाले दिनों में नीतीश कुमार, लालू और उनके बाकी के जो पार्टी के जो संगठक हैं, वो कहीं ना कहीं 123 सीटें चाहिए वहाँ पे, 125 और 127 सीटें लेने में कामयाब हो जाएं। मगर ग्रह दशा 128 और 130 की है। कहीं ना कहीं बीजेपी को फिर हिमाचल प्रदेश की तरह कोई ना कोई ऐसा समझ लिए घास यहाँ तक पहुँचते पहुँचते गिर जाएगा, ऐसा लगेगा। अच्छा, और बिहार में जीताराम मांझी जो है वो अब एनडीए में शामिल हो गए, तो बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा इससे? देखिए, जब जीतन राम मांझी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया नीतीश कुमार जी द्वारा, तो नीतीश कुमार जी द्वारा जब उनको दलित चीफ मिनिस्टर बनाना, आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट, दलित चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तो उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। क्योंकि एक आदमी मंत्री होता है और उसके बाद सडनली जब चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बन जाता है, तो एक दूसरी सीढ़ी से 14वीं सीढ़ी के ऊपर जंप मार जाता है।
उसमें उनको आज भी लग रहा है कि जीतन राम मांझी जो है वो कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर के कोशिश सोच में है। मगर जीतन राम मांझी को खुद को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी जीतन राम मांझी का लाभ नहीं नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। ये बात को नोट कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह की लॉयल्टी जीतन राम मांझी साहब ने नीतीश कुमार को दिखाई, क्योंकि नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। आई एम वेरी स्पेसिफिक एंड ट्रू एंड ऑनेस्ट बाय प्रेडिक्टिंग दिस, कि जिस तरह उन्होंने उनको अपनी ईमानदारी दिखाई थी, आज के बाद वो क्या अपनी वही ईमानदारी बीजेपी को दिखाएंगे क्या? क्योंकि उन्होंने तो कुछ दिनों पहले बोल दिया था कि सारी ही सीटें रख लो, मुझे क्यों खड़ा कर रहे हो। तब भी बीजेपी ने अपना प्रॉमिस, अपना वादा निभाया और उनको 20 सीटें दी। मगर आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर शनिवार के दिन याद रखिएगा, जीतन राम मांझी का लाभ कम और नुकसान बीजेपी को ज्यादा होगा। डेफिनेटली पासवान का बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है राजकमल जी, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ एमआईएम का सामने खड़ा होकर मुस्लिम वोटों को काटना कहीं ना कहीं शनि मंगल की राशि में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बुध वक्री हो गया है, कहीं ना कहीं षडाश्रक योग बना हुआ है। तो सिर्फ रामविलास पासवान एक ऐसा हथियार होगा जिसको बीजेपी को जिताने में कामयाब होगा। वहाँ के दिग्गज नेता सैयद शाह नवाज हुसैन, एक वो और एक रामविलास पासवान, क्योंकि सैयद शाह नवाज हुसैन मुस्लिम्स के वहाँ सबसे प्रिय नेता है। सेकंड, एमआईएम अगर बीजेपी को इनडायरेक्टली सैबोटाइज करके सपोर्ट करती है तो बीजेपी को लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। ग्रह दशा आज भी नीतीश कुमार के साथ है। बीजेपी कैन बी, बिकॉज पहले तो मैं सिर्फ 40 से 60 सीटें देता था, मगर फिर रामविलास पासवान की कुंडली देखी, जीतन राम मांझी की कुंडली देखी, बिहार में इलेक्शंस की डेट का हम इंतजार कर रहे थे वो देखी, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बीजेपी हैज कम देयर नेक टू नेक। डर्बी के घोड़े 2 जीतते हैं ना, किसी का नाक आगे होता है तो उसको जीतता हुआ दे देते हैं। इसी तरह नेक टू नेक में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन में खड़ी हो गई है।